हेलो, कैसे हो आप सब। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज का जो लेक्चर है आप नोट कर लीजिएगा। आज का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, सबसे मजेदार बातें आने वाली है इसमें आएगा एटम आएगा, इसमें मोल आएगा। तो एकदम बढ़िया वाला लेक्चर होने वाला है। बुक और पेन निकाल लीजिए और चलिए चालू करते हैं हम चैप्टर। सबसे पहले तो हम एक थियरी पढ़ लेते हैं जो कहती है डाल्टन थियरी ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी क्या कहती है हमसे डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी में सबसे पहला पॉइंट, बिना मार्कर गिरे कोई क्लास खत्म नहीं होता। डाल्टन थियरी ऑफ सिस्टम, इसने डाल्टन्स एटॉमिक थियरी इसने एक नया सिस्टम लाया था, अ न्यू सिस्टम। किसको डिफाइन करने के लिए? मैटर को डिफाइन करने के लिए। उसने जब देखा डाल्टन ने, तो उसने पाया मैटर के अंदर कुछ ऐसी और भी चीजें हैं, और भी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम पता नहीं की अभी तक, लेकिन अब मैं अगर देख रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है। उसने ये कहा कि मैटर के अंदर और भी छोटी छोटी चीजें हैं जो अब तक दुनिया से अनजान थी, लेकिन उसका ये एटॉमिक थियरी ने लोगों का नजरिया बदल दिया। तो इसकी ये थियरी ये कहती है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल सब्सटेंस या पार्टिकल्स कह लो, नोन एज, जिनको हम आज की दुनिया में जानते हैं एटम्स। क्या जानते हैं उसको हम? एटम्स। अब मान लो कोई एक एलिमेंट है, ये कोई एक एलिमेंट है ई। अब एलिमेंट ई में जितने भी एटम्स रहेंगे वो सब कैसे रहेंगे? आइडेंटिकल। यानी कि मान लो यहां पे एक एटम है, ये एक ऐसे आजू बाजू में सारे ये एटम्स लगे हुए हैं। तो ये ई के जो एटम्स है ये सब कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल यानी एक जैसे। अब जैसे कि मान लो कैसे कहने के लिए, हाँ, दो जुड़वा भाई है, एकदम एक जैसे दिखते हैं, तो आप उसमें से बता नहीं सकते कि कौन राम है कौन श्याम है जब तक आप उनको नाम से ना बुलाए। तो वैसे ही आइडेंटिकल क्या होता है कि एकदम एक जैसे दिखने वाले। ये किसने कहा? डाल्टन ने कहा कि एलिमेंट्स हैव सेम एटम्स एंड मास। तो एक एलिमेंट है, उसका सेम एटम होगा और उसका मास भी क्या होगा? सेम होगा। लेकिन उसने एक और बात बोली कि डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट ले लिए मैंने, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम्स। अब जैसे ही ये लाइन लिखी तो इसमें दो बातें होती है, लोग कंफ्यूज होते हैं दो बातों में कि अलग अलग एटम के अलग अलग एटम, सॉरी अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम। और दूसरा क्या बात हो सकता है कि मान लो जैसे कि अभी हमने इस एलिमेंट की बात की, तो अगर मैं अभी इस एलिमेंट की बात करूं, यहां पे है एलिमेंट ई, और इसके अंदर के जो एटम्स हैं वो मान लो ये है, ठीक है। तो देखो ये जो सेंटेंसेस का मतलब क्या है, इसने ये कहा कि अगर एलिमेंट अलग अलग हुआ, एलिमेंट अगर अलग अलग हुआ तो इस एलिमेंट के अंदर के एटम्स एक जैसे हैं, इस एलिमेंट के अंदर के एटम्स एक जैसे हैं, लेकिन ये दोनों एलिमेंट अलग अलग है, इसीलिए इनके एटम्स भी आपस में कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। यह बात कही किसने कही? डाल्टन ने। समझे क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि अगर दो एलिमेंट ले लिए, मान लो मैंने यहीं पे एग्जांपल में अगर दो मार्कर ले लिए, मैंने बहुत मार्कर हो गई, यहां पर रख देता हूं। मान लो दो मार्कर लिए मैंने, एक तो ब्लैक ली एक तो रेड ली। इसके अंदर जो एटम्स होंगे वो रेड होंगे, इसके अंदर जो एटम्स होंगे वो कैसे होंगे? ब्लैक होंगे। अब इसके अंदर सारे के सारे एटम ब्लैक, इसके अंदर सारे के सारे रेड, लेकिन ये एक दूसरे से अलग है, दोनों के दोनों अलग अलग है, दोनों अलग एलिमेंट भी है। ये ब्लैक कलर लिखती है और ये रेड लिखती है। तो इसके लिए इसने कहा डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम्स।
दोनों के अलग अलग एटम्स भी होंगे, ये उसका मतलब है ये लाइन का, समझे? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बात किया कि कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं वो एटम से अगर फॉर्म होते हैं, कि कंपाउंड्स, स्टेटमेंट में लिख लेता हूं, आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ different elements combine in a fixed ratio। आसान शब्दों में कि जो कंपाउंड्स है जो कंपाउंड्स है किसके अलग अलग, मान लो कि कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, हमने कंपाउंड्स की ऑलरेडी बात कर चुके लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, दूसरे या तीसरे लेक्चर में बात है, टाइप कीजिएगा गुडविन ट्यूटोरियल्स सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2, आपको आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो कंपाउंड्स है अलग अलग, वो क्या है, कंपाउंड्स अगर एटम से मिले हैं, अलग अलग एटम या अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बने हैं, तो वो कैसे मिलेंगे, एक फिक्स्ड रेशियो में मिलेंगे। चलो आसान शब्दों में आपको बताते हैं। आप अभी भी 10वीं करके आए हो, आपने 9वीं भी की है, चलो अगर नहीं की है तो या फिर की रहेगी, आई होप सो, हाँ की रहेगी, आपको पता रहेगा। और आप छोटे जब रहोगे तो आपने बचपन में अक्सर ये किया रहेगा, एक तो ब्लैक कलर लिया रहेगा और एक मान लो आपने कौन सा कलर लिया है उसके साथ, ब्लैक के साथ ब्लू कलर ले लिया। चलो अब जब इन दोनों कलर को हम मिक्स करते हैं तो आपको पता रहेगा कोई एक तीसरा कलर आता है ना? यस, बिल्कुल वही बात कह रखी है कि अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम जब कंबाइन होते हैं तो हमें कंपाउंड मिलता है। और कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जिसमें सबकी क्वालिटी हो अपने हिसाब से। तो ये मान लो ये मैंने कलर लिया यहां पे ब्लैक और इसी के ऊपर मैंने शेड मार दिया किसका, ब्लू का। ये देखो ये कोई दूसरा कलर निकल के आ गया, दिख रहा है? ये देखो थोड़ा थोड़ा ग्रेइश टाइप निकल के आ गया, समझे? बस यही कहना चाहता है वो। अगला मेरा डस्टर किधर है, इधर नोट कर लीजिए, इतना चाहिए तो आगे बढ़ते हैं हम, कि लिख लू यहां पे नीचे, दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, चलो ऊपर ही लिखते हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं उसके। अगला लास्ट पॉइंट क्या कहता है हमसे, लास्ट पॉइंट यह कहता है केमिकल रिएक्शंस involve only the reorganization of atoms। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है या केमिकल रिएक्शन हो चुकी है तो उसके अंदर खाली क्या है, एटम बस क्या हुए, रीअरेंज हुए हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब खाली रीअरेंज हो गए हैं। मान लो पहले क्या हुआ था, वही रेड और ब्लैक अलग अलग दिख रहे हैं आपको, अभी क्या हो गए, क्रॉस हो गए। तो क्रॉस होने के बाद कोई कलर दिखेगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था अभी। तो बस वही हुआ कि इनमें क्या हुआ, एक रीअरेंजमेंट हो गया। देखो ये ऐसा, अब मान लो इसमें मैं एक और क्या बोलते हैं केमिकल डाल दूं तो ये ऐसा दिख जाएगा। फिर ये देखो मस्त दिख रहा है ना, एकदम अलग अलग। मान लो इसमें एक और डाल दूं तो ये देखो कुछ ऐसा, ये देखो कितने सारे कलर दिख रहे हैं। तो ये खाली क्या है, रीअरेंजमेंट है। अगर आप यहां से देखोगे, यहां से इस तरफ से, तो आपको सबसे ज्यादा कलर कौन सा दिखेगा, ब्राइट में रेड दिखेगा। अगर आप यहां से देखोगे इस तरफ से तो आपको ये सारे क्या दिखेंगे, इनके सिर्फ वो पीच वाले दिखेंगे, पीछे वाले, और बाकी सारे कलर यहां पे आ गए। तो खाली रीअरेंजमेंट है बस। ये देखो ऐसे देख लो तो यहां से चारों कलर दिख रहे हैं। अगर ऐसे देखोगे तो सिर्फ ये 3 कलर दिख रहे और ये रेड वाला छुप गया है। ठीक है, मालूम पड़ा है? देखो ऐसे ऐसे छुप गया है ये रेड वाला। तो बस रीअरेंजमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन। नोट कर लीजिए। और एक और बात, डाल्टन की ये थियरी ने, डाल्टन की इस थियरी ने लास्ट लेक्चर में जितने में सारे लॉस कवर किए थे सबको एक्सप्लेन कर दिया। डाल्टन की इस थियरी ने सबको एक्सप्लेन कर दिया, सारे के सारे 5 के 5 लॉस। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डाल्टन की थियरी। खत्म नहीं हुई है, पहली बात तो खत्म नहीं हुई है, शॉर्ट में नहीं निपटाया है, अभी और आगे आएगा इसका।
इसका बहुत एप्लीकेशन आएगा। एटॉमिक सूचकांकों पर एक चैप्टर, उसमें पढ़ेंगे हम विस्तार में। अभी के लिए जितना आपको जानना था उतना ध्यान में रखिए। कर लिया नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे जीने नहीं देती है। अब आपके किताब में 1.7 एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास दे रखा है। उसको पढ़ने से पहले ना मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं तो क्या आपको बैठ जाए कि वो क्या चीज चल रही है वहां पे। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज कवर करवा देता हूं। मैं नोट्स में लिख के लाया हूं मेरे, तो आप लिख लीजिए। हेडिंग डालिए, रिलेटिव एटॉमिक मास, RAM। वो समझने से पहले आप ये समझ लीजिए, आपको बहुत फायदे में रहोगे, सच बता रहा हूं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप पढ़ लोगे ना तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी आगे जीवन में। चलिए शुरू करें। ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए क्या कहना चाहता है, आपको पूरा बैठ जाएगा, मक्खन क्लियर हो जाएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो रिश्तेदार नहीं, रिश्तेदार नहीं। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? मान लीजिए पहले तो ऐसा होता था कि जो हमारा वो रेलवे स्टेशन है वहां पे ना वो अक्सर ऐसी मशीन, या मेले में तो आप गए रहोगे, तो मेले में एक मशीन रखी रहती है। ठीक है, उस मशीन पे आप चढ़ते हो, एक सिक्का डालते हो, आपको एक पर्ची निकाल के देता है और उस पर्ची पे आपका लिखा रहता है वजन। ठीक है, अब वो वजन क्या एब्सोल्यूट रहता है कि रिलेटिव रहता है? क्या लगता है आपको? अगर आपका आंसर आ रहा है रिलेटिव तो उसका भी मैं जवाब देता हूं, और अगर आपका आंसर एब्सोल्यूट तो उसका भी जवाब है। तो आंसर है एब्सोल्यूट वजन। एब्सोल्यूट वजन यानी कि उसमें एक नंबर लिखा रहेगा, 50 किलो, 60 किलो, 80 किलो, आपका ये वजन चल रहा है। और रिलेटिव वजन का मतलब क्या हो गया कि आप गए और उस पर्ची पे लिख के आ रहा है आपसे पहले जो गया था सुनील, उसका वजन आपसे 2 गुना कम है। तो क्या ऐसे वजन देता है? ऐसे तो नहीं देता। वो हमें क्या बताता है? एग्जैक्ट नंबर बता के देता है कि हाँ भैया 50 किलो आपका वजन या 60 किलो है, जो भी है। तो रिलेटिव वजन क्या कहता है हमसे कि मान लो मैंने ले लिया रिलेटिव एटॉमिक मास, किसका मेरे को पता नहीं है तो मैं मान लेता हूं किसका? एक्स का, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एक्स। अच्छा, तो यहां पे क्या आ जाएगा? मास ऑफ वन एटम, किसका? जिसका हम एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, ऑफ एक्स। अब डिनोमिनेटर में क्या ले? अब डिनोमिनेटर में क्या ले, ये सवाल है। तो डिनोमिनेटर में हम लेते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ एच। एच यानी हाइड्रोजन। क्यों, कैसे, काय को? सवाल। तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास 3 लोग हैं। एक ये हरा वाला सुनील, एक ये नीली वाली डिंपल, और एक ये लाल वाला मान लो कौन है ये? मान लेते हैं दीपक है। कौन है? दीपक है। अब अगर आप चित्र ध्यान से देखो तो आपको क्या लगता है सबसे कुपोषित आदमी कौन है? कुपोषित यानी सबसे कमजोर आदमी कौन है? आपको पता चल रहा होगा सबसे कमजोर कौन है? दीपक। कौन है? दीपक। तो मैं मान लेता हूं दीपक क्या है? 1 नंबर का। अब इससे थोड़ा भारी कौन है? डिंपल है। तो मान लेता हूं डिंपल कितनी है? 2 नंबर की। वैसे नहीं, मतलब 2 नंबर दिया। और सुनील है तो सुनील को मैं नंबर दे देता हूं 3। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अगर मैं बोलूं कि डिंपल दीपक से 2 गुना भारी है और सुनील दीपक से कितना भारी है? 3 गुना भारी है। तो यहां पे आपने ये जो बोला कि सुनील का वजन 3 गुना ज्यादा है, किससे ज्यादा है? ये दीपक से। आपने यहां पे क्या बताया? आपने यहां पे बताया रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मास बताया। रिलेटिव मास यानी कि अगर मान लो इसका वजन 4 किलो होता, किसका?
दीपक का वजन अगर 4 किलो होता तो सुनील का कितना होता? 3 इंटू 4 कितना हो जाता? 12 किलो। तो यहां पे आपने क्या बताया? रिलेटिव। अगर मैं बोलता दीपक का वजन 2 किलो है तो डिंपल का कितना होता? वो उससे 2 गुना भारी है, तो इसका अगर 2 किलो तो कितना होता? 4 किलो। इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव। अब यहां पे हमने क्या किया? सबसे कुपोषित आदमी को हमने रेफरेंस मान लिया। यह वर्ड पकड़ना था आपको, रेफरेंस। क्या मान लिया? रेफरेंस मान लिया। यानी कि इसके रिस्पेक्ट में हम बाकी सबका वजन निकाल रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में हम बाकी सबका वजन निकाल रहे हैं। ठीक वैसे ही हमारे पूरा पीरियोडिक टेबल का आपने 10वीं में खाली देखा रहेगा, झलक देखी रहेगी। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला जो एलिमेंट आता है 1 नंबर का, कौन है वो? कौन है वो? हाइड्रोजन होता है ना। फिर दूसरा कौन होता है? हीलियम। तो इसके लिए हमने क्या मान लिया? आर्बिटली। आर्बिटली, आर्बिटली क्या मान लिया? आर्बिटली क्या मान लिया? अज्यूम एज यूनिटी। इसको क्या मान लिया? यूनिटी। यूनिटी यानी कि 1 मान लिया ऑर्बिटली। अच्छा, किसको माना? जिसको रेफरेंस माना है। रेफरेंस किसको माना? H एज रेफरेंस। क्यों माना समझ गए? बिकॉज सबसे कुपोषित है वो, उसके रिस्पेक्ट में हम बाकी सबका बता सकते हैं। अब मान लो यही मेरे को, अगर आपने इतना पढ़ा रहेगा तो आपको पता रहेगा कार्बन का कितना होता है? 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 6 होता है। तो अगर हम बोले कार्बन का एटॉमिक मास 6 है, किसके रिस्पेक्ट में 6 है? यस, हाइड्रोजन के। यानी जब हाइड्रोजन का 1 होगा तो कार्बन का कितना होगा? 6। नहीं दिख रही होगी लेकिन 6। अगर हाइड्रोजन का 1 है तो कार्बन का कितना होगा? 6। मान लो हाइड्रोजन का 2 हो गया तो कार्बन का भी डबल कितना हो जाएगा? एटॉमिक नंबर 12। कितना हो जाएगा? 12। एटॉमिक मास पता रहेगा वो कार्बन कितना रहता है? 12 रहता है। ठीक है। अच्छा, एटॉमिक मास आते आते हम उस पे आते, धीरे धीरे आते, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, बस सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, ये सब दिख रहा है ना? दिख तो रहा है। यस, कुपोषित आदमी भी दिख रहा है। चलिए, अब इसकी यूनिट की अगर बात करें, रिलेटिव एटॉमिक मास की, तो देखिए ऊपर भी वजन ग्राम में, नीचे भी वजन किसमें? ग्राम में। तो ग्राम ग्राम मान लिया, फॉर एग्जांपल ग्राम ग्राम कैंसल। अगर ऊपर किलोग्राम है तो नीचे भी किलोग्राम में रखो, आपकी मर्जी। दोनों कैंसल, तो ये कैसा होता है? यस, सही आंसर आपका यूनिटलेस। कैसा होता है? यूनिटलेस होता है। अब ये जो हाइड्रोजन के हिसाब से हमने निकाला, इसके लिए इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन स्केल। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन स्केल। समझे? नोट कर लीजिए इतना। ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ये मैं जब पढ़ रहा था, मेरा जब पढ़ाई कर रहा था तब का है ये। आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको भी समझ में आ जाए कि ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है। चाहिए तो एग्जांपल भी नोट कर लीजिए, बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, कर लिया? चलिए बटन जा रहा हूं। 1 2 3 4 5। ये तो हो गई हाइड्रोजन स्केल की बात। अब मैं बात करता हूं ऑक्सीजन की स्केल की। अब सवाल सबसे पहले आना चाहिए था, अगर हाइड्रोजन स्केल हो चुका है तो ऑक्सीजन स्केल लाने की जरूरत क्या पड़ी? हाइड्रोजन है ना, बहुत शांत स्वभाव का है, वो किससे रिएक्ट नहीं करता। बस कोई आता है तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, खुद जाके किसी से टकराता नहीं है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, बस शांत बैठे रहते, कोई उससे कुछ मांगे तो देते हैं, या कुछ मेरी तरह होते हैं तूफानी, जैसा कि दीवारों में सर पीटते हैं। हाँ वैसे। तो इसके लिए ऑक्सीजन स्केल, बिकॉज ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव है, बहुत मतलब अंधा रिएक्टिव है टू बी ऑनेस्ट। यानी कि आप ये कह सकते हो कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिएक्शन जो करता है वो सबसे पहले नंबर पे आता है फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव के मामले में, आगे पढ़ेंगे। और दूसरे नंबर पे आता है ऑक्सीजन, इतना रिएक्टिव है। ठीक है, आओ इसका देखते हैं। अब वापस वही सेम चीज की मेरे को निकालना है, रिलेटिव एटॉमिक मास किसका? एक्स का। तो क्या हो जाएगा वो? मास ऑफ वन एटम एक्स डिवाइड बाय, अब यहां पे आपने क्या लिया? ऑक्सीजन, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ
ऑक्सीजन। अब क्या यहां पे बदल गया? क्या कुपोषित आदमी कुपोषित नहीं रहा? कि क्या हाइड्रोजन किसी का नहीं रहा? तो भैया बात यह है कि कुपोषित आदमी आज भी हाइड्रोजन ही है और वही रेफरेंस रहेगा जिंदगी भर। अब तुम बोलोगे मास्टर तुमने तो यहां पर ऑक्सीजन लिखा है। बताते हैं, सांस ले लो, सब बताते हैं। आपने अगर पढ़ा है थोड़ा बहुत 10th में, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा तो अभी हम पता कर लेंगे आराम से धीरे धीरे। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और उसका मास कितना होता है 16। ऐसे हम डिनोट करते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं एटॉमिक मास और इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं Z से, इसको हम डिनोट करते हैं A से। ठीक है, इतनी चीज है। अब कुपोषित आदमी आज भी कौन रहेगा? सुनील ही रहेगा, सॉरी दीपक ही रहेगा। दीपक यानी कि पन्ने पलटो, आपने लिखा रहेगा यस हाइड्रोजन। तो यहां पे तो ऑक्सीजन आ गया, तो क्या करेंगे? इसको कुछ ऐसा करो कि 1 बन जाए। इसको कुछ ऐसा करो कि 1 बन जाए। मैं कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, ऐसा वाला। तो देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का ऑक्सीजन का मास कितना है 16। तो क्या मैं अगर इसमें डिवाइड बाय 16 कर दूं तो देखिए 16 और ये मास ऑफ 1 एटम ऑक्सीजन कितना आता है 16। तो 16 इंटू 16 सॉरी 16 डिवाइड बाय 16 कैंसल आउट, बचेगा क्या नीचे डिनोमिनेटर में 1। देखो फिर आ गया वो रेफरेंस आ गया, बल्ले पड़ा श्योर। तो डिनोमिनेटर में क्या लाना है? हमेशा 1 लाना है। ये स्केल क्यों? मोर रिएक्टिव है इसीलिए। पल्ले पड़ा, चलिए लिख लीजिए, पुनः साथ में लिख लीजिए। चलो कार्बन का भी स्केल पढ़ लेते हैं। अब आपके तेज दिमाग में और मेरे तेज दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि कार्बन स्केल क्यों पढ़ रहे? ऑप्शन तो पढ़ लिया ना ऑलरेडी। तो भैया बात यह है कार्बन संसार में सबसे ज्यादा है, मोस्ट अबंडेंट, इसीलिए पढ़ रहे हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं। तो वापस वही लेके आओ उसको, किसको लेके आओ? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एक्स। तो क्या आ जाएगा? मास ऑफ 1 एटम एक्स का डिवाइड बाय मास ऑफ 1 एटम। इस बार किसको लिया है हमने? ऑक्सीजन को। तो क्या आ जाएगा? सॉरी कार्बन लिया है, तो क्या आ जाएगा C612। बता रखा है मैंने, ये 6 क्या होता है? एटॉमिक नंबर, और 12 क्या होता है? एटॉमिक मास। ठीक है, हाँ। अब यहां पे ऐसा क्या कमाल करे कि ये 1 बन जाए? ऐसा क्या कमाल करे कि ये 1 बन जाए? तो देखिए एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना है उसका? 12 है। तो अगर मैं यहां पे 1 डिवाइड बाय 12 कर दूं तो देखिए इसका 12 डिवाइड बाय 12 दोनों कैंसिल आउट, नीचे भी क्या आ गया? 1 आ गया। तो हमेशा डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1 ही आएगा। सबसे कुपोषित दीपक ही आएगा नीचे। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? बार बार उसको डिवाइड कर दे रहे हैं। किससे? जो उसका एटॉमिक मास है उसी से डिवाइड कर दे रहे हैं। पल्ले पड़ा श्योर। अब आपको दिमाग में अगर आइडिया नहीं आया तो हम खुद से बता देते कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास तो ठीक है, समझ में आया। तुम बार बार ये मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन ये क्यों कर रहे हो? मेरे को जिसका निकालना है और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, इसीलिए उन दोनों क्या करते हैं? हम लोग डिवाइड करते हैं। क्या बोला मैंने? जिसका निकालना है उसका एक एटम पकड़ लो, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में निकालना है तो ऑक्सीजन का एक एटम पकड़ लो। समझे? पल्ले पड़ा? छाप लो इतना। लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते। थोड़ा आज का लेक्चर लंबा हो सकता है लेकिन मजा आएगा आपको, मैं बता रहा हूं सच में। एकदम ऐसा लगेगा कि अरे हाँ आज कुछ पढ़ाई हुई है। थोड़ा लंबा हो सकता है, देखते। चलिए कोशिश करूंगा मोल इसमें कवर करने की, वरना उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। और वैसे भी मोल का एक लेक्चर में बना चुका हूं ऑलरेडी। आप मेरे टॉपिक 1 ही था सबसे पहला, मेरा सबसे पहला वीडियो मेरा वही था मोल का, व्हाट इज मोल करके। तो आप टाइप कीजिएगा गुड ट्यूटोरियल्स व्हाट इज मोल, आपको आ जाएगा वहां पे।
ठीक है, फिर मैं यहां पे बना दूंगा इसके हिसाब से, आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से। चलिए आगे बढ़े। अब ये तो बात हो गई रिलेटिव एटॉमिक मास की। अब हम बात करते हैं, अच्छा रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिटलेस होता है, पता है ना आप सबको, मैंने बताया था, ऊपर ग्राम नीचे ग्राम कैंसिल आउट, ऊपर किलोग्राम नीचे किलोग्राम कैंसिल आउट। 2 मिनट पानी पी लीजिए, इससे ठंडा ठंडा रहता है। चलिए भाई किया जाए शुरू। कहां तक हुआ था हमारा, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास। क्या कहता है हमसे ग्राम एटॉमिक मास, तो ये हमसे ये कहता है, अब यहीं से निकल के आपकी किताब का हुआ एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, यहीं से निकल के आया है, पढ़ते जाइए बताते जाइए। चलिए मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, इफ द रिलेटिव एटॉमिक मास इज expressed in gram, then it is called as gram atomic mass। क्या कह रहा है स्टेटमेंट, इफ द रिलेटिव एटॉमिक मास is expressed in gram then it is called as gram atomic mass। आसान शब्दों में, आसान एकदम 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 प्यारा शब्दों में, मान लीजिए मेरे को पता करना है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से शुरुआत करते हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हम सबको पता है, और रिलेटिव भी क्या रहेगा, वही रहेगा। क्या करना है, देखो वो जो हमने निकाला था ना रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एक्स, तो एक्स यहाँ पे क्या रख दो, ऑक्सीजन का रख दो, और नीचे क्या कर दो, डिवाइड बाय 1। क्यों डिवाइड बाय 1, समझ गए ना, ऑक्सीजन का 16 1/16 का हिस्सा लेना है उसका, उतना ही क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हाँ तो ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा, यहां पे 16 आया था रिलेटिव एटॉमिक मास। अब अगर मैं यहां पे ग्राम लगा दूं, रुकिए दूसरी स्याही का उपयोग करते हैं। हाँ अगर मैं यहां पे ग्राम लगा दूं जी, ये था रिलेटिव, ये था राम, और ये जो पूरा का पूरा है, अब देखो रिलेटिव एटॉमिक मास को मैंने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, अगर ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया, यही तो स्टेटमेंट कहता है, अगर रिलेटिव एटॉमिक मास को एक्सप्रेस किया ग्राम में तो क्या हो जाएगा, ये ग्राम एटॉमिक मास, GAM समझ में आता है, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है बस हो गया, यही सिंपल है, बस इतना ही, यही आपकी किताब में दे रखा है। अभी और है, AMU है, मेरे को पता है, हम करवाते हैं, रुकिए आप पहले धीरे धीरे चलिए। अब आपके दिमाग में आइडिया आया रहेगा, तो बताओ मॉलिक्यूलर का क्या होगा, चलो हम बताते हैं क्या होगा। ठीक है रुको, मेरे को मार्कर लगा लेने दो। तो डालिए हेडिंग, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक काम करिए, मैं बोर्ड मिटा लेता हूं, आप इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा है, मेरे को इसको पढ़ाना पड़ेगा अच्छे से। कर लीजिए नोट, कर लिया, 1 2 3 4 5। चलिए ध्यान से करिए, मैं बता रहा हूं आपको, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको समझ में नहीं आएंगे टेक्स्ट बुक से, वो सारे मैं इधर कवर करवा रहा हूं। आपकी किताब में पूरा आपको, जैसे ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास जहां पे चालू हुआ है, वो आपको पूरा कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आपको भी समझ जाएगा कि ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं हम, बस 5 मिनट से सुनते रहिए। ठीक है हाँ, सबसे पहले आइए ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या कहता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसका डेफिनेशन, इफ
रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम। क्या कह रहा है, चलो पहले लिख लेता हूं, आप पढ़ लीजिए जब तक। देन इट इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या कह रहा है कि इफ रिलेटिव एटॉमिक मास, सॉरी माय मिस्टेक, रिलेटिव molecular mass, if relative molecular mass of any molecule is represented in gram then it is known as gram molecular mass। कि अगर किसी भी मॉलिक्यूलर अगर किसी भी मॉलिक्यूल का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हम ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो क्या आ जाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वापस क्या कह रहा हूं मैं कि किसी भी अगर मॉलिक्यूल का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मैं अगर ग्राम में एक्सप्रेस कर दूं तो वो क्या आ जाएगा, मेरा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मेरे को रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स का निकालना है। ठीक है, क्या बोला मैंने, मेरे को रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स का फाइंड आउट करना है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, जिसका फाइंड करना है उसका एक। अब यहां पे देखो मॉलिक्यूल है तो इसके लिए हम क्या लेंगे, एक एटम लेंगे, एक मॉलिक्यूल। यस, एक मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, किसका लिया, एक्स का, डिवाइड बाय। अब यहां पे खेल हो जाएगा। अब जरा आप बताओ, दो ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूं, मास ऑफ, अब क्या यहां पे मैं हाइड्रोजन लू या मॉलिक्यूल हो गया तो H2 लू, क्या लगता है आपको क्या आना चाहिए, बताइए। तो मैं बताऊं सही आंसर क्या है, चलिए 1 2 3 बताने जा रहा हूं। सोच लिया, सोच लिया, सही आंसर है हाइड्रोजन, सही आंसर है हाइड्रोजन। कैसे, देखिए भैया, सबसे कुपोषित आदमी आज भी कौन रहेगा, हमारा दीपक ही रहेगा। अब हम दो दीपक की बात नहीं कर रहे हैं, एक दीपक ही काफी है दूसरों को बता करने के लिए। एग्जाम्पल करवाएंगे तब समझ में आ जाएगा आपको। सबसे कुपोषित आदमी आज भी कौन रहेगा, दीपक ही रहेगा, एक नंबर ही रहेगा। अगर 2 नंबर हो गए, मतलब H2 का मास कितना होता है, 2 होता है, तो अगर वो 2 हो गया तो कुपोषित कैसे हुआ, वो तो 2 गुना हुआ। किसका 2 गुना हुआ, जो पहले 1 था उसका 2 गुना हो गया। समझ में आ रहा है ये बातें। देखिए हाइड्रोजन था, H2 था, इसका कितना था, 1 था, इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आप जैसा कह रहे हो। ठीक है, और जैसा मैं भी कह रहा हूं कि हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2, और H2 का कितना हो जाएगा, 2, और हाइड्रोजन का कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो अगर मैं अभी ये पकड़ के चलूं, क्यों, बिकॉज मॉलिक्यूल का निकालना है, तो भैया ये तो इससे 2 गुना है ना, मतलब ये कुपोषित हुआ नहीं। अभी भी कुपोषित कौन है, सबसे कमजोर आदमी कौन है, अभी भी H ही है। तो इसीलिए यहां पे जो हम लेंगे, मास ऑफ वन एटम ऑफ H। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल समझेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 का मेरे को बताना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2। कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो N2 का रिलेटिव मास कितना होगा, अगर हाइड्रोजन का 1 है, N2 का हमें पता है, नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है एक नाइट्रोजन का, तो 2 का कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, अभी के लिए सुन लीजिए, सच बता रहा हूं, आने वाले चैप्टर में आपको बता देंगे। तो कितना हो जाएगा, 28। तो ये जो 28 दिख रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव, यानी कि N2 हाइड्रोजन से 28 गुना भारी है। गया, N2
हाइड्रोजन से 28 गुना भारी है। समझे? अगर यहीं पे मैं अगर ये ग्राम लगा दूं तो अब इसमें दो चीजें हैं, ये हो गई रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और ये कौन सी हो गई ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझे? पक्का? गया? एएमयू खत्म करेंगे उसके बाद ही हम वाइंड अप करेंगे। फिर मान लीजिए मेरे को निकालना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। O2 का निकालना है। एक होगा तो होता है 16, दो का होता है 32, तो 32 क्या हो गया? ये दिख रहा है? नहीं दिखेगा तो लो मैं यहां पे लिख देता हूं। 32 क्या हो गया? RMM और यानी कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। और जैसे यहां पे ग्राम लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा 32 ग्राम क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझे? गया? ये नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए कर लिया? पॉज करें, नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5। चलिए हाँ, तो आज का आखिरी टॉपिक जिसके लिए ये सब पढ़ाया, जिसके लिए ये सब पढ़ाया, जितने भी धागे हैं खोल के बैठ जाइए सब दिमाग के। एटॉमिक मास यूनिट, AMU। अब न्यू में क्या हो गया है? मतलब नए सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको हम यू की तरह लिखते हैं या फिर डीए लिखते हैं। डीए यानी डाल्टन, यू यानी कि यूनिट मास। यूनिट मास समझ जाओगे आप, सब समझ जाओगे। ठीक है? हाँ चलिए, अब यहां पे 1 AMU की अगर हम बात करें तो 1 AMU अगर हम मान ले तो 1 AMU होता कितना है? किसका 1 AMU पकड़ के चलना बताइए आप। तो 1 AMU मान के चलते हैं हम, किसका मानना है? कार्बन का मान लेते हैं। तो चलिए लिखिए सबसे पहला मास ऑफ 1 एटम। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? एक एटम उसका मास कितना है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ C612 किसमें? ग्राम में। किसमें? ग्राम में। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, किसमें? ग्राम में। यहां पे हम एक छोटा सा टर्म डिवाइड करेंगे 1/12। अब जैसे ये करेंगे तो दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है। कार्बन का कितना होता है? मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है। अब ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्बन का मास कितना होता है? 12। तो इसके 12 टुकड़े करिए, 2 4 6 8 10 12 हो गए 12 टुकड़े। इसमें जो ये एक टुकड़ा है ना, यही होता है मेरा क्या? AMU। यही क्या होता है? AMU। और यही क्या होता है मेरा? एज रेफरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? एज रेफरेंस। कुपोषित आदमी। ठीक है, याद आया? दीपक की बात हो रही है यहां पे। अब जैसे ही हम ये करते हैं तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ C612, इसको हम एक टर्म आता है यहां पे 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू 12/Na। शांत शांत सा, शांति 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 शांति। ये Na क्या है? बताएंगे बताएंगे बताएंगे, सब बताएंगे। ये जो है ना स्टेटमेंट, उसका मतलब ये होता है इन ग्राम का मतलब कितना हो गया? 12/Na। Na की जो वैल्यू होती है, कहां पे लिखूं मैं? Na की यहां पे लिख दू वैल्यू। Na की वैल्यू जो होती है वो होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब ये जो Na की वैल्यू दे रखी है, ये दी थी हमें एवोगैड्रो ने। इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, एवोगैड्रोज नंबर। इसको हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रोज नंबर। आपको ये समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। आप खाली अभी के लिए समझ लीजिए कि इसकी वैल्यू कितनी रहती है? 12/n। 12/na। तो यहां पे आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा? 12 12 कैंसल आउट। ठीक है, तो 1 AMU कितना आ गया? 1/n।
अब आप ये सोच रहे होंगे मेरी किताब में कहां दे रखा है, चलिए हम आपको वो भी दिखा देते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, ये सर्कल में मिटा देता हूं पहले तो। मान लीजिए इसको लीजिए 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू 12 अपॉन Na की वैल्यू रखो कितनी है 6.023 हम ले सकते हैं, यहां पे 3 भी लिख दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। अब एक काम कीजिए, ये जो 10 की पावर 23 इसको क्या कर दीजिए ऊपर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/12 इंटू 12 इंटू, देखिए सिंपल मैथ्स, डिनोमिनेटर में है प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, तो यानी 10 की पावर -23 अपॉन 6.023। अब जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे ना तो एक नंबर निकल के आएगा, वो नंबर आपकी किताब में लिख के रखा है, वो नंबर कितना लिख के रखा है 1/12 इंटू 1.9926 या ऐसा कुछ तो है, 62 है कि 26 है, हाँ 26 है, इंटू 10 की पावर, ये सब चीज में किस में चल रही है ग्राम में चल रही है सब बातें, -23 ग्राम। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो वापस एक नंबर आएगा, समझे, अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो एक नंबर आएगा और वो नंबर क्या आता है 1 एक्चुअली वो नंबर आता है 0.1664 ऐसा, इनटू 10 की पावर -23 ग्राम। अब 0 पर मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो एक काम कर दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 10, इसको ऊपर लिखो तो यहां पे देखिए तो ये हो जाएगा 1.664 इंटू 10 की पावर -23 अपॉन 10। अब 10 यहाँ पे कुछ नहीं है, पावर मतलब +1 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.664 इंटू 10 की पावर -24, समझे, और यही आंसर तुम्हारी किताब में लिख के रखा है। अब एक आपको एक ट्रिक बताएं, अभी जाना कैलकुलेटर ओपन करना और 1 डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23 करना, ये मत करना, इतना करोगे ना कि 1 ये करना मैं जो बोल रहा हूं 1 डिवाइड बाय 6.023, इसको आगे ना डिवाइड करना, आप जैसे डिवाइड करोगे ना आपको जादू दिखेगा, अब समझ जाओगे क्या जादू दिखेगा, ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। अब ये Na क्या है, ये कहां से आया, आप क्यों लेके आए इसको यहां पे, ये जानने के लिए कल का लेक्चर देखते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये Na बताएंगे, इसमें तो अभी चर्चा शुरू भी नहीं हुई है, ये बहुत लंबा टॉपिक है, आज थोड़ा आप सस्पेंस में रहिए, मजा आएगा, थोड़ा सोचिए रात भर। और दूसरी बात, ये मैंने ऑलरेडी मेरे मोल कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में कवर कर चुका है, व्हाट इज मोल में, तो या तो वहां से पढ़ लीजिए, मैं तो पढ़ाऊंगा, जो बच्चे हैं वो क्या करो सस्पेंस में रहो, अगर मेरे से वापस दोबारा अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज उस लेक्चर में लाइटिंग कम थी, इसमें देखो एकदम मस्त अच्छी रेटिंग में भी लिखा हूं मैं, यस, तो सस्पेंस में रहिए, थोड़ा बता देंगे, वो अभी बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये होता है पूरा एएमयू का चक्कर। एएमयू के और 2-3 एग्जांपल कराऊंगा, आप चिंता मत करिए, कल के लेक्चर में और एएमयू के कल के लेक्चर में एएमयू के और 2-3 लेक्चर में 2-3 एग्जांपल और करवा दूंगा, ठीक है, अब चिंता मत करिए। तो मैं कार्बन का बताया, ऑक्सीजन का बताऊंगा, नाइट्रोजन का बताऊंगा, फिर मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा, एटम्स की बात, आयंस की बात करूंगा, कटायन, अनायन, ये सब चीजें चर्चा भी बहुत बाकी है, ठीक है। चैप्टर 2-3 लेक्चर में सिमट जाएगा, उसके बाद में इसके सम सॉल्विंग करवा दूंगा, फिर आप पूरा पैक करके रख सकते हो साइड में। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।